अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। पीछे लगे वीडियो पोस्टर से आपको आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज चर्चा किस विषय की होने जा रही है। बहनों भाइयों, मायावती ने ब्राह्मण कार्ड फिर से खेला है। 2007 में जिस दम पर उन्होंने सत्ता बनाई थी, आज उन्होंने वापस उसको दोहराने के लिए वो कार्ड चला है। मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, लिहाजा ब्राह्मणों को सम्मान, सुरक्षा और स्थान चाहिए। बीएसपी आए और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने ब्राह्मणों को स्थान, सम्मान और सुरक्षा सब दी थी। मायावती के इस बयान के मायने क्या हैं और इन दिनों ब्राह्मण राजनीति अचानक से सुर्खियों में क्यों है, इस विषय की आज विस्तृत चर्चा करेंगे। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट में एक कम्युनिटी है ब्राह्मण। ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक, और इसमें सभी वर्गों को, ब्राह्मणों को जोड़ दिया जाए, सभी ब्राह्मणों को जो पंथ हैं उनको जोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग त्यागी और भूमिहार कम्युनिटी को भी इसमें शामिल कर जब होते ही हैं, तो सब कुछ मिलाकर ये 16% बैठते हैं। ये 16% का वोट शेयर अपर कास्ट का वोट शेयर है और भारतीय जनता पार्टी का ये 2007 के बाद से सबसे कंसोलिडेटेड वोट शेयर है। अगर मुस्लिम यादव वोट पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष का कंट्रोल है, तो ये बात मान लेनी चाहिए कि अपर कास्ट की ब्राह्मण कम्युनिटी पर भारतीय जनता पार्टी का फुल कंट्रोल है और इस कम्युनिटी का 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन बहनों भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक इंजीनियरिंग हुई थी और उसको सामाजिक क्रांति के तौर पर जोड़ा गया था। ये हुई थी 2007 में। आप में से बहुत से लोग उस वक्त ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने दलित और ब्राह्मण कम्युनिटी को साथ लाकर समाजवादी पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंका था और 2007 में बहुमत के साथ बीएसपी अपने जीवन का पहली बार कभी बहुमत ला पाई, तो 2007 में, और मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अकेले दम बहुमत की मुख्यमंत्री बनी थी। तब तरह तरह के नारे चले थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, तरह तरह के किस्म किस्म के नारे आए थे और दलित ब्राह्मण कम्युनिटी की एकता के तौर पर उसे प्रदर्शित किया गया था। लेकिन 2009, 2012 धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी, जो 30% वोट शेयर वाली पार्टी थी, आज 9% के वोट शेयर पे खड़ी है। सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं, अदर कम्युनिटी भी इससे हटी। और 2007 के बाद का जो वक्त था, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा 2014, उसके बाद से ब्राह्मण कम्युनिटी का लॉयन शेयर 80% वोट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। लेकिन इन दिनों राजनीतिक चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण नाराज़ हैं। नाराज़ हैं तो क्या वो अपना वोटिंग पैटर्न बदलेंगे? सामान्य तौर पर होता नहीं। ऐसा नैरेटिव कई बार चलाया गया कि ब्राह्मण नाराज़ है, ब्राह्मण नाराज़ है, जैसा 17 में चला, 19 में चला, 24 में चला। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी एक नाके से गुजरती हुई भारतीय जनता पार्टी के हक में गई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 46 विधायक, 46 एमएलएज ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। तो इसका मतलब कि बीजेपी ने उनको अच्छा खासा शेयर भी दिया हुआ है, तकरीबन 8 से 9% का। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी उद्वेलित है, वो सवाल खड़े कर रही है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहे हैं। और असहज कम्युनिटी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण कम्युनिटी के एमएलएज ने पार्टी को किया, जिसका नतीजा ये रहा कि अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही, उनकी उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? आज मायावती ने अपने जन्मदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी बिटवीन द लाइन्स पढ़ी और एक इस मुद्दे को छेड़ा। सामान्य तौर पर मायावती एक बहुत ही मुखर नेता है, दूसरे दल के नेता ऐसी बोल्ड बातें कहने से बचते हैं, लेकिन मायावती अपने में अलग हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कम्युनिटी हमारे साथ आए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। और मायावती ने कहा कि जैसे आपने 2007 में हमारा साथ दिया था, हमने आपको सम्मान, सुरक्षा और स्थान दिया था, हम फिर से आपको उसी तरह का सम्मान, स्थान और सुरक्षा देंगे, हमारे साथ आइए। तो क्या ब्राह्मण हाथी की तरफ आकर्षित हो सकता है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त की राजनीति है वो वर्टिकली डिवाइडेड है बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी। ब्राह्मण कम्युनिटी जाकर भी क्या कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी के भीतर, जिसके पास वोट शेयर 9% का हो?
तो ऐसे में ब्राह्मणों के पास विकल्प कितने शेष हैं? क्या मायावती के साथ दूसरी कम्युनिटी जुड़ रही है? दूसरी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य मुस्लिम कम्युनिटी से है, दूसरी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य ओबीसी कम्युनिटी से है, दूसरी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य एससी कम्युनिटी में मायावती जी की बिरादरी के अलावा के जो वोट हैं, क्या वो आकर्षित कर पाएंगे अपनी तरफ? तब तो ब्राह्मण उनके साथ जाके कुछ प्लस करेगा, वरना जाने का उनके पास उनको क्या अंजाम होगा। लेकिन मायावती ने जो राजनीति की है वो बीजेपी को परेशान कर सकती है। मायावती को ब्राह्मण वोट मिले ना मिले, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा विग्रह तैयार कर दिया है मायावती ने, क्योंकि पीडीए की राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को प्रति काइंड तो है, सिंपैथी तो रखती है, लेकिन एग्रेसिवली पिच नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक कुछ और है, उनकी राजनीति का मूल बिंदु पीडीए है। इस पीडीए में पंडित जी नहीं है, इस पीडीए में पिछड़ा है। तो विकल्प क्या बचता है? कांग्रेस पार्टी 2% का वोट शेयर, 2 एमएलए। अब दौड़ेंगे भी तो कितनी दूर दौड़ेंगे, तो उधर भी जाके इनके पास कुछ हासिल नहीं। तो ब्राह्मणों के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकल्प सीमित हैं। लेकिन अगर मायावती अपने साथ अदर कम्युनिटी को जोड़ पाने में कामयाब हुई, तो ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत ही वाचाल कम्युनिटी है, चौराहे की कम्युनिटी है। ये ऐसी चर्चा और ऐसे माहौल को बना देते हैं कि जहां ये वोटों को प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी गांव में एक भी पंडित जी का घर है तो पूरे गांव पर उनका पॉलिटिकल कंट्रोल या विचारधारा का कंट्रोल रखते हैं। एक जागृत समाज है जो चौराहों पर बैठने वाली कम्युनिटी है, और वहीं से चर्चा करके वो माहौल को बनाते हैं। तो माहौल किसके लिए पंडित जी लोग बना रहे हैं? बीजेपी के लिए। कब? 2014, 2017, 2019, 2022, 2024। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये नाराज हैं। तो नाराज सिर्फ ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं, या वो जो ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करके अपनी दुकानें सजाते हैं, या ब्राह्मणों की राजनीति करके अपने उल्लू सीधा करते हैं, ये पैसे कमाते हैं, या वाकई में आम ब्राह्मण परेशान है? आज चर्चा खुली होगी कि ब्राह्मण समाज का वोट किसकी तरफ जाएगा। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए, और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है। हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं मेरे साथ कार्यक्रम में। डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर एम.एच. खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश पांडे सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित राजनीतिक पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सोशल इंजीनियरिंग की वो बड़ी घटना देखी थी, वो भी हमारे साथ हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। संजय सिंह जी, आज मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो कह रही हैं कि ब्राह्मण उनके साथ आए क्योंकि आपकी पार्टी की हुकूमत में उसको परेशान किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बधाई, और बहन जी को भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो दल जनता के द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं वो फिर अपना अस्तित्व जातिवाद में का भ्रम फैलाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बहन जी भी अब जातिवाद के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे बसपा के बड़े अच्छे मित्र बैठे हुए हैं, कि अगर मान सम्मान सुरक्षा की बहन जी बात कर रही हैं तो फिर ब्राह्मणों ने साथ क्यों छोड़ दिया?
मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं, आपने भी काफ़ी एलोबरेट करके उस बात को बोला है। 2007-2012 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 2007 में बसपा को कुल 17% ब्राह्मणों को वोट मिला था, और जहां हमारी 44-45 सीटें रहती थीं, हमें करीब 43% वोट मिला। और आपने फिर बताया कि 80% के आसपास। अब ये 2022 में हमारे पास ब्राह्मण का वोट था करीब 83%, और 2022 में करीब 89% हो गया था। तो ब्राह्मण का रुझान, देखिए, ब्राह्मण को समझने की आवश्यकता है। ब्राह्मण मान सम्मान ढूंढता है जहां धर्म, संस्कृति और ब्राह्मण का सम्मान होता है। ब्राह्मण एक बहुत वैचारिक, अनादिकाल से वैचारिक समाज रहा है, और हमारे तो धर्म संस्कृति का ध्वजावाहक रहा है। अब जब उसका मनुवाद के नाम पर अपमान होगा, जातिवाद के नाम पर अपमान होता है कि ब्राह्मणवाद को हमें समाप्त करना है, जेएनयू में नारे लगते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद को एलिमिनेट करना होता है, तो फिर आपकी सरकार में क्या ब्राह्मण प्रेम पा रहा है या तिरस्कार? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ब्राह्मण बौद्धिक समाज है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण भाजपा में रहा है और रहेगा, वो ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि ये आपके एमएलए को बैठक क्यों करनी पड़ रही है? नहीं, देखिए, ब्राह्मण समाज सभी को बैठने का अधिकार है। वो भी कोई किसी के उसमें नहीं थे, हमारे भाजपा के ही विधायक थे, और अच्छे के लिए ही बैठे थे। वो पार्टी को और कैसे मजबूत किया जा तो सकता है, बहन जी उसका चाहती चिंतन है। हैं कि अब ब्राह्मण कम्युनिटी उनकी तरफ आए, क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा शेयर लेने के बाद भी ब्राह्मण समाज को न्याय नहीं दे पा रही है। नहीं, ब्राह्मण समाज को इससे ज्यादा सम्मान किसी दल में नहीं मिल सकता है। जितना आपने आप बताया कि इतने विधायक है, 7 मंत्री, एक डिप्टी सीएम है हमारे पास, हमारे पार्टी में। ब्राह्मण तो हमारा पूजनीय है, और दल तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। वो ब्राह्मण कैसे जाएंगे वहां? अभी सपा के हमारे नेता शिवपाल जी कह रहे थे, हम आइए, हम क्या, आप क्या सम्मान देंगे? आप कितनी गालियां देते हैं सवर्णों को। आपके पास सवर्ण, अभी पीडीए में तो सवर्ण है ही नहीं, बहुत शुक्रिया कोई संजय अस्तित्व ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा है। वाजपेयी जी, जब आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच मायावती ने आज ब्राह्मणों को अपने यहाँ आने का खुला न्योता दिया है। धन्यवाद आपका। बड़ी एक छोटी सी लाइन है कि अहिर का बल और पंडित की बुद्धि मिलाकर करे अधर्म का नाश, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से सीखो बनो एक, कैसे बनता है एक विश्वास। बड़ी साधारण सी चीज़ है। और अभी हमारे भाई संजय सिंह जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि सम्मान की जब बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनको टेनी जी का वो बयान भी याद आया था, जिस समय एक ब्राह्मण व्यक्ति ने अपने प्रश्नों को किया था, उसको जूते से मारने की बात कही थी। वो बयान भी याद होगा। हम तो हमेशा से, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो यादवों की एकता, और हमेशा से ब्राह्मण हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। चाहे कभी भी आप देखिए, चाहे आप कृष्ण सुदामा की दोस्ती को देख लीजिए, चाहे किसी भी पैटर्न पे अगर आप लेकर के जाएंगे, लेकिन जब बात सम्मान की होती है तो सम्मान सिर्फ कोई पार्टी दे सकती है, तो समाजवादी पार्टी दे सकती है और गठबंधन दे सकता है। वो भी क्योंकि गठबंधन में जितना सम्मान ब्राह्मणों का है उतना और किसी पार्टी में सम्मान नहीं बचा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए आज तक उसने किया क्या है, आज तक वो बता नहीं पाते हैं। ब्राह्मणों को दिया क्या है वो भी नहीं बता पाते हैं। जब आप समझ सकते हैं कि जब नया अध्यक्ष इनकी पार्टी में प्रदेश का आता है और ब्राह्मण अगर अपने सम्मान के लिए या अपनी चर्चा के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए एकजुट होते हैं, तो आखिर उनको तिरस्कार क्यों कर दिया जाता है, उनको वार्निंग क्यों दी जा सकती है? आखिर ये बताता है कि ब्राह्मणों का हित कहीं भी सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज में। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, आपने अभी अपने प्रोमो में आदरणीय शिवपाल जी का भी बयान चलाया है, वो अपील भी कर रहे हैं कि आए, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं, उनका पूरा सम्मान होगा और कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। तो आपकी तरफ ब्राह्मण समाज क्यों नहीं आकर्षित होता है? बिल्कुल कुछ तो है। आज हम आपके सामने समाजवादी पार्टी से बैठे तो क्या ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण आकर्षित होता है। और कौन दो, आप देखिए इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो क्या ब्राह्मण साथ नहीं था? हमेशा से साथ रहा। आपने देखा कि विजय रथ को अगर किसी ने रोका तो समाजवादी पार्टी ने ही लोकसभा में रोका।
तो क्या ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया? ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी का अब पतन निश्चित है 2027 में। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी स्वागत है आपका। मायावती ने आज एक लाइन कही कि उन्हें उस पार्टी के साथ हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है जो सवर्ण वोटों को ला सकती हो। क्या वो पार्टी आप हैं? देखिए, मायावती जी ने किस संदर्भ में कहा, ये आप और प्रदेश की जनता इस पर कयास लगाएगी और लगाना भी चाहिए। लेकिन मैं बहन जी को उनके 70वें जन्मदिन पर दिल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रभु से कामना करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का संबंध है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को अपना गुलाम समझती, वो जानती है कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर उनको वोट जरूर देगा और इसीलिए देखिए बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं और योगी जी अपने जाति विशेष के कमांडर बनके उसको आसानी से उन चीज़ों को झेल रहे हैं या सहन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सहन कर रहे हैं या मूक तौर पर वो ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करने में अक्षम हो रहे हैं। मैं रायबरेली की घटना का जिक्र करूं, कानपुर में दीक्षित परिवार की घटना का जिक्र करूं, खुशी दुबे की घटना का जिक्र करूं, कमलेश तिवारी की घटना का जिक्र करूं, विवेक तिवारी की घटना का जिक्र करूं, तमाम उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। और अभी बाराबंकी में आपने देखा कि हैदरगढ़ में किस तरीके से एक ब्राह्मण वकील को पीटा गया, ये वायरल अभी चल रहा है, कल की घटना है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण असुरक्षित है और इसी से बेचैन होकर कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और हुआ क्या, आपने चलाया, आपने डिबेट कराई, उनको बाकायदे पंकज चौधरी जी ने बुला के धमकाया। और वही पंकज चौधरी जी जिन्होंने कुछ समय पूर्व अपने ही घर पे कुर्मी लोगों की बैठक की थी। आपके एक 5 सितारा होटल में क्षत्रिय लोगों की बैठक हुई, लेकिन उनको कोई नोटिस या कोई नहीं धमकाया गया भाजपा की तरफ से। इसका मतलब कि भाजपा में ब्राह्मण असहाय और अनाथ है। तो सनाथ कहाँ था ब्राह्मण, मैं इसका भी जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत आज़ादी के पहले ही, जब ये संयुक्त प्रांत था, तो उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। आज़ाद हुआ, गणतंत्र लागू हुआ, वो पहले मुख्यमंत्री बने और पूरी एक लिस्ट है उसमें गोविंद बल्लभ पंत जी, सुचेता कृपलानी, पंडित कमलापत त्रिपाठी जी, श्रीपद मिश्रा जी, नारायण दत्त तिवारी जी बाकायदे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये दुर्भाग्य है। आप ज्यादा बड़े खैरख्वाह हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसके अलावा किसी भी दल ने उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिया। भाजपा दे सकती थी। जब कल्याण सिंह हटे थे, रामप्रकाश गुप्ता को लाया गया था, उनको हटा के राजनाथ सिंह जी को लाया गया था। भाजपा वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन उसने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मानसिकता यह है कि ब्राह्मण गुलाम है। तो आप ये बताइए कि अगर आपको कोई गठबंधन में अवसर मिलता है तो क्या आप ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाएंगे? देखिए, आपने कहा कि क्या आप ज्यादा बड़े खैरख्वाह है, मैं उसका मैंने जो जवाब सवाल पूछा है, पांडे जी, आपके इस पर फोकस करिए। इसी सवाल का आपका जवाब है। कांग्रेस पार्टी ने जहां लक्ष्मी शंकर यादव को मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बाबू राम नरेश यादव जी को राज्यपाल बनाया, महावीर प्रसाद जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, माननीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी की पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे या जब भी ऐसा मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबकी मदद की, अरविंद केजरीवाल की मदद की। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति और धर्म के लोगों का एक गुलदस्ता तैयार किया। महावीर प्रसाद जी, ब्रजलाल खाबरी जी अभी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, राज बब्बर जी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, वो हमारे अध्यक्ष थे, अजय लल्लू जी, बीरेन्द्र चौधरी जी हमारे एमएलए और पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जाति पर आधारित चीजें नहीं तय की। हाँ, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए रास्ते बनाए और उनको लीडरशिप प्रदान की। जी, आप बीएसपी के साथ अलायंस करेंगे?
ये लीडरशिप तय करेगा। ब्रजेश जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लीडरशिप की जैसी सोच होगी, लीडरशिप समय के हिसाब से डॉक्टर एम.एच. खान जैसा मेरे साथ करेगी। मौजूद हैं, हाँ, बहुत ही सबके जाने माने लिए पॉलिटिकल गठबंधन के एनालिस्ट हैं रास्ते और कांग्रेस पार्टी में धन्यवाद। खुले हैं सिवाय भाजपा के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती ने आज जो ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्या ये मजबूरी में चला गया दांव है या रणनीतिक है? नहीं मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम आदाब करता हूँ और उसके बाद मैं बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई देता हूँ और ये भी कामना करता हूँ ईश्वर से कि 2027 में मुख्यमंत्री बने। देखिए, आपने सिर्फ ब्राह्मण कार्ड को पकड़ लिया है। बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है। पूरी भाषा सुनिएगा आप। किसी भी बिरादरी को अछूत नहीं किया उन्होंने, छोड़ा नहीं। अब ब्राह्मणों का जहाँ तक सवाल, देखिए समाजवादी पार्टी बैठी है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण और यादव यही दो बलशाली हैं जी, और वोट लेते हैं माइनॉरिटी का, मुसलमानों का। मुसलमान का नाम नहीं निकल रहा है इनके मुंह से। बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों का नाम भी लिया है, बैकवर्ड क्लास के लोगों का नाम लिया है, अपर कास्ट के लोगों का नाम लिया है, दलितों का नाम लिया है, सबका नाम लिया है। वाजपेयी जी कह रहे थे कि अहिर और ब्राह्मण की बुद्धि, मुसलमान को तो इन्होंने गोल कर दिया। वोट ले रहे हैं मुसलमान का, है ना भाई 20% वोट मुसलमान का ले रहे हैं। और नहीं कहा, बोले नहीं, खाली दो आदमी को बोले कि ब्राह्मण और अहीर और और मुसलमान, उन्हीं के बल से बता रहे हैं सब बल है। अब बल है। और आपके बल को तो खान साहब खारिज कर दिया, गिनने को तैयार गिनने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहन कुमारी दुखद है ये। जी सर, मैं वही बात कह रहा हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने सब समाज के बारे में बात किया क्या। और जब ब्राह्मणों ने, देखिए बहुत बहुत कष्टदायक बात होती है, जब ब्राह्मणों ने एक लिट्टी चोखा खाने का कार्यक्रम बना लिया, उस पर इतना हाव हल्ला हुआ कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज तो बैठ गए हो, आइंदा बैठोगे तो खैर नहीं है। ये सब थे, आइंदा बैठोगे तो खैर नहीं। धमकाया था बुरी तरह से। तो ये कोई सामाजिक ताना बाना है कि आप धमकाएंगे किसी को? कोई एक साथ बैठ के खाना खाएगा, कोई एक साथ बैठ के लिट्टी चोखा खाएगा तो आप धमकाएंगे? सारे लोग बिखर गए, बहुतों का फोन ऑफ हो गया, बहुतों का कोई अता पता नहीं लगने लगा। तो ये जो अपमानित करने का काम किया गया है बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, किसी भी जात बिरादरी को धमकाया न गया, मान सम्मान दिया गया। इसीलिए वो आह्वान कर रही हैं कि सब लोग हमारे साथ आइए। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में बनी थी, उसमें देखिए मुस्लिम समाज को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी और भाजपा के सहयोग से बनी थी, उस वक्त उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया। अच्छा, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया। इनकी सहमति उसमें थी। और 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास। ब्राह्मण, एक बात बताओ, ब्राह्मण मायावती को अब वोट क्यों देगा? उनके पास क्या है? 9% का वोट शेयर क्यों देगा भाई? क्यों 9% आप कह रहे हैं? 10% क्यों नहीं कह दे रहे हैं? अच्छा 10 मान लो। नहीं, आप कम क्यों कर रहे हैं सर? अच्छा 10 मान लो, माफ कर लीजिए ना, 10 मान लो। नहीं 10 नहीं मान लेंगे। अरे जिनको वोट देते हो तो आपका गिनना नहीं चाहते हैं, मुझसे लड़ रहे हो। अरे आपसे तो लड़ेंगे ही। आधा % के लिए लड़ रहे हो। अगला आदमी गिनने को तैयार नहीं। अगला आदमी तो इसका तो दिया हमने कि जबान से निकल नहीं रहा है इनके समाजवादी पार्टी की जबान से कि मुसलमान भी कोई चीज होती है। हमसे लड़ रहे हो, लड़ लो भैया। आपसे तो लड़ेंगे ही, आप ही हमारे गार्जियन है, तो लड़ेंगे किससे? हम आपसे पैसा लेना है, हमको स्कूल में जाना है तो किससे लड़ेंगे भाई? आप ही से तो लड़ेंगे। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने, बीजेपी को वोट देगा, आपको नहीं देगा। अब बताओ, ब्राह्मण लौट रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ। सर्व समाज, बीच में नहीं, पहला राउंड है। सर्व समाज, आपको जब टाइम था तब तो आप मुसलमानों को गुल कर गए। मुसलमान बीच में बोल रहे हैं। मुसलमान इनका है नहीं, कुछ मतलब नहीं। तो मुसलमान भी लौट रहा है और बहुत बड़ी संख्या में सब समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के अकेले ऐसे आदमी जो कह रहे हैं कि लौट रहा है। जी लौट रहा है। हेमंत तिवारी जी ने तो बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया। किसने? हेमंत जी ने नहीं कहा। हेमंत जी ने नहीं कहा। हेमंत जी का अपना विचार है, पत्रकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं जी। मैं तो वो बात कह रहा हूं जो हमको दिखाई दे रहा है कि बाहरी संख्या उसके साथ जाएगा जो जीतता हारता दिखे। हाँ दिखेगा। तो वो आपके साथ क्यों जाएगा जिसके पास 10% का वोट है? आपके ही डिबेट पे मैंने कहा है 22% दलित, 20% मुस्लिम जी। अब ये अगर जिस समझ में आ गया दलितों को और मुसलमानों को तो 42% हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और 42% के बाद अगर हमको अपर कास्ट, हमको बैकवर्ड क्लास ये मिल गया तो पूर्ण बहुमत सर्वेश पांडे, बहुत शुक्रिया। और हमेशा के लिए बनेगी। के संस्थापक अध्यक्ष सर्वेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी शुक्रिया आपका। आप बताइए, आप तो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं, ये समाज क्या चाहता है?
मिश्रा जी सादर प्रणाम। मैं इस डिबेट में जुड़ा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि इसमें जो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, तो मुझे लग रहा है मुद्दे से अलग हट करके बात कर रहे हैं। ब्राह्मण के विषय में चर्चा होनी थी, लेकिन कोई चर्चा मुसलमान पर कर रहा है, कोई चर्चा यादव पर कर रहा है, बल्कि चर्चा ब्राह्मणों की वोट पर करनी चाहिए, ब्राह्मण किधर जा रहे हैं इस पर करनी चाहिए। रही दूसरी बात कि जो मायावती जी का बयान आया है, तो देखिए एक समय था कि मायावती जी की रैलियों में नारे लगाए जाते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उसके बाद ऐसा हुआ कि मायावती जी को ये समझ में आया कि नहीं, बिना ब्राह्मणों के लिए बेड़ा पार नहीं होगा, तो उन्होंने ही नारा लगवाया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और पंडित जी शंख बजाएंगे, हाथी चलता जाएगा। इस तरीके से उन्होंने जो है नारा लगाया। तो देखिए एक बात अभी ये चल रही थी कि किसका कितना वोट प्रतिशत है। बेशक वोट प्रतिशत आपको लग रहा हो कि ब्राह्मणों का मात्र 16% है, लेकिन ब्राह्मण जिधर रहेगा सरकार उसी की बनेगी। और ब्राह्मण सिर्फ परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाने से, ब्राह्मण सिर्फ भगवान परशुराम का नाम लेने से, या शब्दों से सिर्फ सम्मान करने से, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता क्या ब्राह्मण और समाज में कोई सपा के नाराजगी प्रवक्ता है के- राजनीतिक रूप से पांडे जी? जी, ब्राह्मण समाज में कोई नाराजगी है? ब्राह्मण समाज का सिर्फ शोषण किया जाता है, ब्राह्मण समाज का सहयोग कभी नहीं किया जाता है। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए ब्राह्मण समाज का उपयोग करती हैं, और जैसे ही इनका फायदा निकल जाता है तुरंत यूज करके फेंक देती हैं ब्राह्मणों को। इनका यही एक सिद्धांत। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत। तो बताइए, क्या ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी विधानसभा की तरफ जाएगा, या हाथी अब पों बोल गया है? हाथी तो 2014 में बोला था जब सीट जुड़वाई थी, और मेरी ये लाइन थी, इसको लोगों ने बड़ा बुरा माना था। हाँ, इसीलिए तो याद दिलाया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर दूर का अतीत देखें तो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लगातार ब्राह्मणों को वोट लिए, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री बनाए। ब्राह्मण मुकम्मल वोट बैंक था कांग्रेस का। मंडल का मंडल की राजनीति का दौर आया तो ब्राह्मण शिफ्ट हुआ, भाजपा को और थोड़ा उसका रुझान बढ़ा। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक है, ये पहली बार इस्टेब्लिश किया मायावती ने, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आज ब्राह्मण उनके साथ नहीं है और शायद आगे रहेगा भी नहीं, रहने के आसार नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को एक सम्मान देने का उपक्रम जरूर 2007 में पहली मर्तबा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद मायावती ने किया। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सही है ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ब्राह्मण के साथ एक बुराई क्या है। हर जाति का, बड़ी जाति का नेता उस जाति का संरक्षण करता है, उसके हित की बात करता है। लेकिन ब्राह्मण नेतृत्व ने कभी जाति मान करके ब्राह्मणों को ट्रीट ही नहीं किया जी। बाभन कुकुर हाथी कभी न जाति के साथी, ये कहावत है कि ब्राह्मण कुत्ता और हाथी ये अपनी जाति का हित कभी नहीं करते हैं, जात के साथ कभी नहीं रहते हैं। और ख़ास तौर से तब यह बात बहुत प्रासंगिक हो जाती है जब उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में किसी भी पार्टी, किसी भी दल, यानी सत्ता का निर्णय जाति के आधार पर होता है। जात तय करती हैं, जातियां तय करती हैं कौन सरकार बनाएगा, कैसे बनाएगा। पर हेमंत जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपने ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए उसकी तुलना कुत्ते और हाथी से करके एक अपमानजनक बयान दिया है। आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। मैं कायम हूं इस पर। सुनिए मेरी बात, मैंने ब्राह्मणों को नहीं कहा, कभी क्षमा कीजिएगा, मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूं। क्यों कुत्ता और हाथी से तुलना मैंने की? ब्राह्मणों की बात हर जगह करता किसने हूं। की? हेमंत जी ने की। नहीं, क्यों किया? इनको माफी मांगनी चाहिए ब्राह्मणों से, ब्राह्मण समाज से आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने अपमान किया है। एक सेकंड खान साहब रुक जाओ, आप कुत्ता हाथी कहोगे? किसका अपमान किया है? एक मिनट सुनिए मेरी बात। मैंने यही कहा है कि यह एक कहावत है जो बरसों से चली आ रही है कि ब्राह्मण अपने जात का नहीं होता है, कुत्ता अपने जात का नहीं होता है, हाथी अपने जात के लिए नहीं होता है। बहुत आपत्तिजनक आज की राजनीति में सारे
जातियों को अस्वीकार्य है बड़े आपकी अपनी टिप्पणी। जात के लिए काम करते हैं। आपकी मैंने टिप्पणी तुलना अस्वीकार्य नहीं है। की, मैंने उनके स्वभाव की तुलना की। नहीं, अस्वीकार्य है, आपने अपमानजनक देखिए बयान ये दिया है। अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन सच्चाई है। प्लीज, हाँ। आप बताइए, नहीं किसमें अपमानजनक क्या हो गया? भाई आप मैंने कुछ अपमानजनक दूसरे क्या कर अच्छे दिया? उदाहरण देके ये भी कह मान्यता सकते आज से थे। नहीं, सैकड़ों साल आप से। कुत्ता हाथी से तुलना करोगे तो भाई आप कुछ और उदाहरण दे सकते थे। मेरे कहने का खाली अर्थ है, कृपया इसको ठंडे दिमाग से सोचिए, इसमें उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुत्ते की जात को थोड़ा ही हूं भाई। अब अपने लिए कहूंगा, अपने पिताजी मेरे हैं उनके लिए कहूंगा, अपने रिश्तेदारों के लिए कहूंगा, ब्रजेश मिश्रा के लिए कहूंगा, ब्रजेश पाठक के लिए कहूंगा, नहीं कहूंगा जी। मैं खाली एक बात बता रहा हूं। अच्छा, हेमंत तिवारी के जितने भी रिश्तेदार सुन रहे हो, इधर क्या वो इस कहावत को जो हेमंत जी ने कही है, हेमंत जी के रिश्तेदार क्या इंडोर्स करते हैं? वो लिखे फेसबुक पे कि हेमंत जी ने किस तरह से अपमानजनक टिप्पणी। बिल्कुल करते हैं, सब जानते हैं, और वही स्थिति है। अभी सुनिएगा। हेलो, आपने क्या देखा? अभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, 8 साढ़े 8 साल तक किसी की हिम्मत नहीं कर पाई कोई बैठक करने की। आपने बैठक कर लिया, और आपने बैठक किया तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई एक आदमी नहीं है। कौन है बताइए? और जितने लोग बैठे थे उनमें किसकी हैसियत क्या है, खड़ा होकर बोल दे। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये मायावती के साथ लेकिन जाएगा इसके या नहीं बावजूद जाएगा? नोट कीजिएगा कि आने वाले चुनाव में चाहे 27 का हो चाहे 29 का हो, ब्राह्मण रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। ले ओके, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ सकता। उसी ये- के साथ था, 89% वोट शेयर था 2022 में। वो तो उस भाजपा बात के को साथ रिपीट था, करते हो आप, रहेगा। कुत्ता हाथी चाहे वाली कोई बात। कितनी लालच दें। ये तो वही बात हुई, ये घूम फिर के कहे, ये- उन्हीं को कहे। आपने तो अपमानजनक बयान दिया है सर, आपने तो कुत्ता हाथी से तुलना की, आप कह रहे हो वहीं जाएंगे। ये बात देखिए ब्रजेश जी, सुनिए। नहीं, आप ये जैसे controversial विद्वान- है। आप जैसे विद्वान पत्रकार, विवादित बयान दिया है आपने। अगर इस नहीं, कंट्रोवर्शियल कहां से है? आप चले जाइए पूर्वांचल में, यही कहा जाता है। आप अपने इलाके से थोड़ा प्रयागराज को और बढ़िए, यही कहा जाता है कि ब्राह्मण कहां अरे ब्राह्मण हमको के तो साथ अकेले रहता है। आप मिले हो जिसने इस ये तरह की 50 भाषा ब्राह्मण बोली। संगठन आपने बना सुना लेते कभी? हैं, कोई किसी के लिए खड़ा होता आपने है। सुना कभी? ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट संजय सेक्रेटरी सिंह है तो डर गए, जब बोल ये पद पे रहते हैं तब ब्राह्मण नहीं होते। जब कोई ब्राह्मण जाए तो उसको भगा कोई देते। बोला है, कोई कहता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आवाज निकल गई आपकी। क्या कह रहे हैं? साहब, ये जो ऐसा कहा है, सही कहा इन्होंने। ब्रजेश जी, नहीं नहीं, ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ? ये बचना सच चाहिए, है। ऐसे बयान बचना नहीं चाहिए देंगे। ना? ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण कहाँ बताओ, है? बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए इस तरीके इसमें बचने वाली कौन बात भाई? बिल्कुल खुल बचना के चाहिए। बोलो यार, आप तो हेलो? मिल कर रहे हो। हाँ, बोलो वाजपेयी जी, सही तो कहा बात कि सही गलत? आवाज माइक ऑन अरे करो, बंद क्यों आपने किए हो? मेरी बात सुनी इतना नहीं, डरे आप क्यों एक हो? बयान को लेकर के इतना आगे उसमें नहीं नहीं, बहस गलत करने है। लगे। श्रीमान जी, आप बोलिए भाई, आपकी आवाज हेलो? क्यों बंद हो गई? देखिए, ब्राह्मणों के ऊपर ये तो किसी मेरा भी प्रकार की create किया हुआ टिप्पणी बयान करनी नहीं ही है। नहीं चाहिए। तो कहा तो ये उन्होंने। मेरा क्योंकि उदाहरण ब्राह्मण दिया बड़ा- हुआ बयान है। ये तो वर्षों से कुकुर और created है। हाथी का। ये वर्षों और से बता दो, created अगर है। ये वाजपेयी बैठे हैं, पांडे बैठे हैं, अगर कोई बोला हो एक आवाज मेरे अलावा, लेकिन मैं साथ हूँ ब्राह्मणों के, मैं साथ हूँ इनकी ब्राह्मणों के। घिग्गी दोनों की बंधी जी, हुई मैं है। बता रहा हूँ ब्रजेश जी, और सब ये ब्राह्मणों के सर्वेश अपमान को पांडे, बर्दाश्त नहीं किया। इनकी तो आवाज ही चली गई है लग रहा है। और मैं इस पे कायम हूँ। ओके, सर्वेश पांडे 10 सेकंड। अरे मुझे ब्राह्मण समाज से निकाल दे कोई अगर चाहे, लेकिन ये बहुत गलत सच्चाई बयान है। बोलने में जैसे बुराई देखिए क्या? त्रिपाठी जी, आप भी सच्चाई ब्राह्मण बोलने हैं, में बुराई क्या है? के अपनी जात तरीके नहीं से रहता टिप्पणी कर साहब। रहे हैं। एक सेकंड, ये हेमंत बहुत जी ही रुक जाइए। शर्मनाक बयान अभी है। जो हेमंत लोग जी जो लोग रुक भाषण कर ब्राह्मण रहे हैं, कुत्ता हेमंत जी नहीं रुक है। जाइए। ब्राह्मण हेमंत जी रुक कुत्ता नहीं तिवारी जी, ब्राह्मण चाणक्य है। ब्राह्मण कभी किंग बने या ना बने, लेकिन ब्राह्मण हमेशा किंग मेकर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, और हमें लगता है कि आप उनसे अरे उम्र में तो किसने बहुत कह बड़े दिया हैं, ब्राह्मण लेकिन कुत्ता है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात जो कहते हुए कि ब्राह्मण को कुत्ता है। कहे वो अगर खुद हम कुत्ता है। मतलब ले। हम ब्राह्मणों को मतलब आप जब समझिए मेरी हम बात। अपने आप को सही हमने नहीं ये साबित कहा कर कि रहे हैं, तीन तो अपने ऐसी आप को हम कुत्ता प्रचलित बता रहे और हैं। अरे हेमंत जी रुक जाइए भाई। ऐसी हेमंत जी, जातियां मानी जाती हैं। हेमंत जी रुक जाइए, जो सर्वेश को कह अपनी लेने जात दीजिए। नहीं बसपा के लोग तुम्हें गाली तुलना देंगे, कहाँ से इसमें तो कर दी? देंगे ही देंगे। ये क्योंकि तुलना जब थोड़ी तिवारी होती जी अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, तो दूसरा क्यों नहीं कुत्ता कहेगा? इसीलिए तो कुत्ता कहे जा रहे हैं हम लोग। तो क्या इनके इसीलिए बयान, कुत्ता कहे जा रहे हैं। इनको अपने बयान वापस लेने चाहिए सर्वेश? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। ये और कौन क्या सी माफी बात है? मांगनी हम- चाहिए हम इनको? मानते हैं मेरी कि- बात समझिए। हम मानते हैं कि आप उम्र में बहुत बड़े हैं, हम मानते हैं कि आप अरे किस बात में माफी मांगू लेकिन भाई? आपको ये अधिकार नहीं है। नहीं। आप अकेले ब्राह्मण ये गलत नहीं है, बात आप अपने आप को कुत्ता कह दीजिए, वो अलग विषय है। बिल्कुल लेकिन आप अधिकार ब्राह्मण है। को कुत्ता कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं ये गलत आजाद बात है। इस तरीके से हिंदुस्तान आप में कुत्ता नहीं हूँ, कह सकते जो हैं। देखता हूँ बोलता नहीं हूँ। नहीं, ये गलत बात है। और आपने सुनिए, गलत बात कही है। मैंने कुत्ता ऐसी बात नहीं बिल्कुल कहा। गलत है। अगर जब भगवान खुद आपको कुत्ता ब्राह्मणों को पुनश्च कह रहे हैं, ज्ञान तो दूसरी प्रदान पार्टियां करें। कैसे अब मैंने नहीं कुत्ता कहा कहेंगी, कैसे नहीं कि उनको ये डांटेंगी, तीन कैसे नहीं गालियां जातियां देंगी? अपने कभी नहीं यूनाइटेड हेमंत जी, रहती। देखिए हेमंत जी, अभी भी मौका है, चाहें तो बयान पूरी वापस बात ले सुनी सकते नहीं, हैं। आपने बोलने लगे। ब्राह्मण बहुत सम्मानित मैं हैं, ब्रजेश जी उनकी सुनिए ऐसा मेरी नहीं। बात, खाली एक लाइन सुन लीजिए बस, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। बहुत सम्मानित मैंने हैं।
कहने की पूरी बात आप लोगों ने सुनी, मेरे कहने का मतलब था
कि ब्राह्मणों के बारे में ये माना जाता है कि ब्राह्मण ऐसे है जो अपनी जात साथ नहीं रहती। यही बात हाथी और कुत्ते के बारे में कही जाती है। ये कौन सी तुलना है कि आप कुत्ते से तुलना कर रहे हो? ये बात, ये आपका लहजा आपत्तिजनक है, आपके शब्द आपत्तिजनक है। मेरी पूरी बात बिल्कुल बिल्कुल आपत्तिजनक है भाई। क्यों सर्वेश बताओ, आपत्तिजनक है नहीं है? मतलब मैं आपको बता दूं, जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव माना जाता है और मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है, और जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है उसको आप कुत्ता कह रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं एक बात और बता रहा हूँ तिवारी जी, अरे मैंने कब कहा कुत्ता भाई, क्या बात कर रहे हैं महाराज? हाथ जोड़ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, खाली भाषण देने झगड़ा करने वाली बात करेगा। और मैं भी जन्म पर काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। आप पत्रकारिता करते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन आप ब्राह्मण समाज को कुत्ता नहीं कह सकते हैं, ये बहुत गलत बात है। कृपया समझिए, अगर इस तरह की बात हम लोग इस तरह नाजायज बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो कोई इसका। धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी आ गए इस डिबेट में, वो फाइनल। वीरेंद्र जी तो ये बताइए कि क्या स्थिति है, और आज मायावती ने ये जो स्टेटमेंट दिया ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने के लिए, इसमें कुछ दम है, या फिर ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ जिस तरह ताकत से खड़ी रही है फिर खड़ी रहेगी? देखिए, मायावती अपने जन्मदिन पर हर बार इस तरह की बातें करती है कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे, और आज उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का एक पुराना फार्मूला दिखाया और ब्राह्मणों को लेकर जो बीजेपी में उनके भोज पर ऐतराज हुआ था उसको उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम सम्मान देंगे। देखिए, मायावती के साथ समस्या इस बात की है कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तीसरा कोण हुआ करती थी, लेकिन उनका वो कोण समाप्त हो गया। विधानसभा की स्थिति में सीधी लड़ाई में भाजपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो स्वाभाविक है कि मायावती अपनी पोजीशन बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में 2024 में उनका वोट बैंक घट गया, दलित उनसे अलग हो गया और वो कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ चला गया। मायावती बहुत नुकसान में है और काफी लंबे समय से वो सत्ता में नहीं है। आप ये देखिए कि मायावती जिस पार्टी के रिवाइवल की बात कर रही है दोबारा से, उनके पास सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं बचा है। एक जमाना था जब बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, कितने सारे नाम थे, धर्म सिंह सैनी, पश्चिम से लेकर पूरब तक। आज मायावती के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो उनके संगठन को आगे ले जाए और वोट खींच के लावे। ब्रजेश जी वो अकेले लड़ने का लगातार दम भरती हैं और अकेले 2024 का लड़ के उन्होंने हालत देखी। जब गठबंधन में थी तब क्या थी और आज क्या है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि यह गेस्ट हाउस कांड 2019 से पहले हुआ था कि उसके बाद हुआ है, क्योंकि मायावती ने आज गेस्ट हाउस कांड की बात की है, लेकिन उसके बाद वो उससे पहले 2019 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही हैं। देखिए कि मायावती अगर गेस्ट हाउस कांड का उपयोग सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए उसकी चर्चा करती हैं तो अब इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि सियासत की बाजी उनके हाथ से बहुत पहले फिसल चुकी थी। वो एक विधानसभा सीट पर आ चुकी हैं और दलित वर्ग में भी उनको चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर तैयार हो चुके हैं जी। और मायावती की जो बीजेपी के साथ लुका छिपी है ना, इसने उनका बड़ा नुकसान किया है। और जो दलित समाज पढ़ा लिखा वर्ग है वो दलित समाज को और अपने साथ जोड़कर इसीलिए लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन की ओर लेकर चला गया जी। वो इस लुका छिपी से मायावती के निराश है। बाकी
आप खुद को जिंदा रखने के लिए कोशिशें करते रहिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन जब आपके बारे में ये चर्चा हो जाए कि आप डर गए हैं, आप ब्राह्मणों की व्यवस्था पर तो बोलते हैं, लेकिन दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार पर आप नहीं जाते उनके यहाँ मिलने, तो राजनीतिक दल ऐसे कैसे चलेंगे? ऐसे कैसे आपको जन समर्थन मिलेगा? मायावती के लिए ये राहें बड़ी कठिन हैं जी। जो 2029 में सरकार बनने की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक विधानसभा सीट से आप प्रदेश में 220 और 30 सीट कैसे जीतेंगे? कौन सा चमत्कार हो जाएगा? जी, बहुत सारी चीजें सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है किसी के जी। पास। किसी दिन विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे जी। माहौल बनाते रहिए जी, किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे जी। आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है। मायावती ने बाटी चोखा रेस्टोरेंट को फेमस कर दिया, वह इतना जान लीजिए आज, है ना? बाटी चोखा खाने वालों को। तो वक्त के साथ चीजें जो बदलती हैं तो उस पर सुनिएगा कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं और न रुकी वक्त की गर्दिशें और न जमाना बदला, बस पेड़ जब सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। बहुत ठीक बात कही वीरेंद्र जी, बहुत बहुत सही उचित बात कही, और इस मौके पर ये बात लागू भी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय सिंह बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजय जी, ये बार बार दूसरे राजनीतिक दल जो आपका कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज, उसको अपनी तरफ खींचते हैं और ये कहते हैं कि आपकी सरकार में उन पर अत्याचार है, न्याय नहीं है। सर्वेश भी अभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको 2007 से लेकर 2012 और 12 से लेकर 17 तक की 2 सरकारों का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। पूर्ण बहुमत दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने, क्यों नकार दिया इन लोगों को? इनको नकारा इसलिए कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबे थे, माफिया राज, गुंडा राज था, विकास था नहीं उत्तर प्रदेश में। जब से भाजपा की सरकार आई, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार 10 वर्ष होने जा रहे हैं, तो जो जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा दी जा रही है, तो जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि हमारा विकास कौन करेगा, सुरक्षित हम किस सरकार में रहेंगे, बहुत अच्छी तरह। मैं 2 बात का जवाब देना चाहता हूँ, फिर बात अपनी समाप्त करता हूँ। हमारे सपा के नेता ने कहा था हम यादव हैं और मतलब ब्राह्मण इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, यादव ब्राह्मण, मतलब इस समय तो स्थिति ये बनी है कि एक उत्तर ध्रुव है, एक वो है। अब सपा के जो यादव हैं वो खुल के आपकी ही डिबेट में मैं कई बार इस बात को सपा के यादव, हाँ, सपा के जो यादव आते हैं वो अब शायद रोक दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो अनाप शनाप बोलते थे बैठ के डिबेट में, मतलब बड़ी ग्लानि होती थी। मैं जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, उस समय अटल जी की सरकार थी, समझे साहब, अटल जी ब्राह्मण थे। मैं आपके चरित्र को उजागर करता हूं, सोनिया गांधी ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया, जो कि ब्राह्मण थे। बनाया किसको? मनमोहन सिंह का। अपमान किसका किया? जबकि प्रणब मुखर्जी बहुत विद्वान, बहुत सक्षम धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। अभिषेक वाजपेयी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बताइए। ब्राह्मण के इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। हेमंत जी ने जो मुहावरा और तुलना की, क्या वो जायज था? देखिए, पहली सबसे बड़ी चीज़ तो जब आदरणीय हमारे हेमंत जी ने इस बात को कहा, तो वो खुद एक ब्राह्मण होने के बाद उनकी इस तरीके से टिप्पणी वो बताती कि आखिर उनके मन में इतनी उनकी उलझन क्यों है आखिर उनके मन में ब्राह्मणों को लेकर के। उसके बारे में उनको खुद सोचना चाहिए, उसके बारे में मुझे लगता है टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी संजय जी ने क्या बात बताई, देखिए, आपके सामने माफिया राज की बात कही तो हम सब ने देखा कि कैसे सिरप कांड के अभी तक के कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार की बात कही, जिस प्रदेश और पूरे देश में भ्रष्टाचार की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी और यहाँ पे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन करोड़ों अरबों खरबों रुपए के घोटाले करने वालों के साथ सरकार बनाई। आज वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, हमने तो वो भी देखा कि 10-90 में महिला कर्मचारी जिसको रात में 12 बजे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को बुलाना पड़ा, तो कौन सी सुरक्षा की बात करना चाहते हैं? दूसरे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ कंफर्टेबल रिलेशन नहीं है। देखिए,
अब की बार ब्राह्मणों ने ठाना है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनाना है और प्रचंड बहुमत से बनाएगी। अब वो नहीं करना है जो हेमंत जी कह रहे थे। और देखिए हेमंत जी वाले पे क्या करना है? बड़ी साधारण सी, देखिए हेमंत जी क्या के चाहते हो माफी मांग लें? देखिए वो हेमंत जी के अपने विचार हैं, वो ब्राह्मण समाज से हैं, तो मैं उनके बारे में बहुत शुक्रिया। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के भीतर सर रुक जाएं सर, कांग्रेस के भीतर अब उतना ना तो वोट शेयर है और ना कांग्रेस की विचारधारा को इतना समर्थन, 2% का वोट है। आप 2% वाले कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि 16% उनके साथ जुड़ेगा? ब्रजेश जी, आपका 2% वाला आंकड़ा सिर्फ 2022 के चुनाव का, उसके पहले के चुनावों का रिजल्ट देखिए। अच्छा, 6.5% है इनका पार्लियामेंट में। 6.5%, 8.5%, 12.5% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर रहा है, खास करके 89 के बाद। 30 में तो आपकी सरकारें थी। दूसरा 2009 में तो हम तो लोकसभा में लगभग सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। और अभी ब्रजेश जी, अभी भी हमने सपा के साथ मिलकर बहुत अच्छा किया। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं सपा ने अच्छा किया, आप तो कंधे पे थे। ठीक है, चलिए यही सही। देखिए ब्रजेश जी, मत पांडे जी। नहीं, मुझे अपनी बात रखनी है, महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाहता हूँ। मैं आपके उसमें नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी बात रख दूं प्लीज, मेरा समय मत मेरी बात पे क्या हो गया? हेमंत तिवारी ने मुंह पर आपको कह दिया, आपका हौसला नहीं है कि आप कह पाओ। मैंने तो 10 बार हेमंत जी को टोका, एक बार आपके साहस नहीं हुई कि बोल सको। आप मुझसे क्या चुनौती दोगे? मैं बोलूंगा, सुनिए। देखिए श्रवण, आज की जो परिस्थितियां क्या बोलोगे आप? आज की जो परिस्थितियां हैं श्रवण, खास करके ब्राह्मण, वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ आ सकता है। जो मुझे समझ में आता है वो भाजपा के साथ है या फिर वो कांग्रेस के साथ आ सकता है। दूसरी बात मैं, और जो परिस्थिति है ब्रजेश जी, ब्राह्मण मुख्यमंत्री, मेरा समय आपने लिया, प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए। ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने की स्थिति में केवल कांग्रेस पार्टी है, बाकी उत्तर प्रदेश का कोई राजनीतिक दल ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। दूसरा, मैं लास्ट बात करूं, हेमंत जी पर आ जाऊं, हेमंत जी पर मुझे बोलने दीजिए। देखिए हेमंत जी बहुत वरिष्ठ हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया निश्चित रूप से वो तकलीफ दे है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को इससे तकलीफ हुई और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग खिलाफ में लिख रहे हैं। अरे कई लोग तो क्या-क्या नहीं लिख रहे हैं। मैं वो देख रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है, जो उन्होंने कहा उससे एक बात तो साबित है कि उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों को किसी दल ने कुछ दिया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसलिए ब्राह्मणों को एक बार फिर कांग्रेस जी माफी मांगे, साथ ही आना चाहिए। क्या साहस हुआ कि आप उनसे माफी की मांग करो? प्रदेश में ब्रजेश जी कुछ मिल सकता है। आपको जितना बोलने का समय दिया सब निरर्थक था। आप एक बार माफी मांगने को नहीं बोल पाए, निरर्थक है आपकी बात। हेमंत जी ने एक बात कही, उन्होंने ब्रजेश पाठक का नाम ओके, ऑलराइट, कि हमने उनको डॉक्टर एमएच खान, आप साबित हो रहा है कि हेमंत जी बैठ किसके साथ। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। निराशा हुई पांडे जी को सुन के। आप बताइए खान साहब कि क्या वाकई में ब्राह्मण कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बीएसपी की तरफ देख सकती है? ऐसा कोई एविडेंस है? और क्यों देखेगी जिसके पास 10% वोट हो? अगर 16 दे भी देंगे तो 16, 10, 26। बीजेपी और सपा तो 40% के ऊपर की राजनीति करते हैं। नहीं, 22 और कोई फायदा नहीं है। 16, 10, 26 थोड़े 22 जोड़िए, 20 अब कहाँ से जबरदस्ती जुड़वा रहे? जबरदस्ती नहीं जोड़वा, जो अकाउंट में पैसा है वही तो लोगे लोग। नहीं, वो सारी चीजें आ रही है। देखिए अभी जो देखिए सारी चीजों के होने के बाद, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बहन जी ने सभी जात धर्मों के लिए बात कही है, सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं कही। ब्राह्मणों की बेइज्जती हुई, ब्राह्मणों को धमकाया गया, तो ब्राह्मणों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। मुसलमान की राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अभी भी दोबारा भी उन्होंने बाइट दिया तो मुसलमानों का जवाब नहीं दे पाए कि मुसलमान हमारे साथ है कि नहीं है। मुसलमान 90% से 95% तक दिया। सर एक सेकंड आज वक्त दे दें। मैं जो ब्राह्मणों के बारे में जो कहा गया है, मैं ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता हूं, इनके बारे में ऐसी टिप्पणी न की जाए तो अच्छा है, बेहतर है। आप चाहते हो बयान वापस लें? बिल्कुल बयान वापस लेना चाहिए। ब्राह्मण माफी भी मांगे, निंदा भी करें। ओके सर्वेश, आप क्या समझते हो कि क्या ब्राह्मण समाज राजनीतिक तौर पर अन्य कोई विकल्प उसके पास है बीजेपी के अलावा? देखिए, ब्राह्मण समाज को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब सिर्फ राष्ट्रवाद का झंडा या धर्म का झंडा उठा करके उनका पेट नहीं पलने वाला, उनका पेट नहीं भरने वाला। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी ब्राह्मण समाज में है। आज सबसे ज्यादा, एक समय था कि जब हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गांव के चौराहों पर, गांव के सड़कों पर तमाम बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, शिक्षा का भी अभाव है उनके पास। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग अपनी अपनी बातों को तो रख रही हैं,
ये उनकी बातों को रखें, ये उनको क्या, उनकी भागीदारी क्या रहेगी ब्राह्मणों की। जो पार्टियां कह रही हैं कि ब्राह्मण हमारी तरफ चली आए, मायावती का तो कहना है क्यों कि चले हमारी जाओगे? हिस्ट्री रही है, हमने सम्मान, स्थान, सुरक्षा सब दिया। सम्मान का मतलब क्या है? मतलब आप जब चुनाव हो तो पंडित जी पाए लगी, उसके बाद जैसे मोहन यादव जी ने कहा पहले कहो पंडित जी पाए लगी, बाद में कहो धड़ाम से, उस तरीके से आप कर दो, तो उसका क्या मतलब है? ऐसे सम्मान का सम्मान नहीं चाहिए। जैसे कोई अगर कह रहा है कि परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाएंगे, परशुराम भगवान की मूर्ति मत लगाइए, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी मूर्ति बनवा लेंगे। हमारे समाज के 1 लाख बच्चों को नौकरी दे दीजिए आप, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि हम आपको प्रणाम करेंगे, तो प्रणाम सिर्फ चुनाव के अरे समय ब्राह्मण मत कीजिए। समाज आप को प्रणाम धमकी करिए, दी लेकिन जा गाली रही मत है, दीजिए। ब्राह्मण आप समाज को धमकी प्रणाम दी जा मत रही है करिए, कि दोबारा लेकिन बैठक बीच में मत करोगे, बोलिए, भाई साहब, वहां से बीच बहुत में बुरा मत बोलिए, होगा। पूरी बात ऐसे सुनिए शब्दों मुझे। का प्रयोग किया गया है जो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं करना चाहिए। ओके। भारतीय जनता पार्टी पूरी के बात जो अध्यक्ष कह रहा हूं, उस ने बात ओके, ये- खान साहब, बहुत- खान साहब प्लीज, जबरदस्त, खान साहब प्लीज। मैं इसका विरोध हाँ, करता हूं। सर्वे 10 सेकंड आपके पास बचे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए कारण क्या है कि आप पंडित जी को पाए लगी कहिए या ना कहिए, लेकिन पंडित जी को गाली मत दीजिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और तमाम राजनीतिक पार्टियों में तमाम लोग हैं जो समय समय पर सोशल मीडिया पर हर जगह लिख करके गाली देते रहते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व कहाँ से Thank you, रहेगा sir. और उन्हें उनका हक कहाँ मिलेगा? धन्यवाद सर। जब तक ये मैं नहीं मिलेगा, हेमंत तब तिवारी तक जी को वो आमंत्रित करता हूँ। ब्राह्मण हेमंत समाज की तरफ नहीं जी, जाएगा। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है, लोग आपसे क्षमा याचना की उम्मीद करते हैं कि आप अपना बयान वापस लेंगे और माफी मांगेंगे। किस बात की क्षमा याचना? ब्राह्मण ओपिनियन मेकर माना जाता है, स्थापित सत्य है। आपने ही कहा कि 16% तक वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। आपने कभी एक मंच पर इकट्ठा देखा? आपने 2, 4, 5 लाख की भीड़ कभी देखी? क्यों नहीं देखी? क्योंकि ये एक साथ नहीं है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया था। तो एक साथ नहीं है तो आप गाली दोगे हाथियों सर? को इकट्ठा करके देख ठीक है, लीजिए। इकट्ठे नहीं है, मान लिया आपकी एक बात। हाथी दूसरे का- आपकी ये बात मान ली वो कि काटता इकट्ठे नहीं है। है, पर आपको गाली देने का हक नहीं है। मैंने गाली नहीं दी, मैं कृपया उसको समझने की कोशिश करिए। ब्राह्मण एकमुश्त आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पूरे पैन इंडिया के बड़े लीडर हैं। योगी आदित्यनाथ जी 8.5 पौने 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। हनुमान जी दलित थे। इनकी कितनी परसेंट? थैंक यू सर। ब्राह्मणों पे किसी का पेटेंट नहीं है। दलित थे, हनुमान जी ब्राह्मणों पे दलित थे। किसी का पेटेंट नहीं है। आपको लोग भाजपा ही कह रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मणों पे लेकिन किसी का सुनिए, पेटेंट नहीं कुत्ता है। हाथी का है। ब्राह्मणों पे सुनिए किसी का मेरी पेटेंट बात। बोलो, नहीं आवाज है। कहाँ चली गई? गलत बात। अरे सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए ना, चिल्लाने लगते हैं, बात कर रहे हैं। चाहिए उनको। हेलो। अपना जन्मदिन आज अपना जन्मदिन मनाया, कितने करोड़ रुपया मिले वो दिन भूल गया मुझे लगता है खान ये साहब। कौन सा तरीका है यार? थैंक यू, जैसे धन्यवाद। उनको बैठाते हैं, देखिए, जो झगड़ा चिल्ला लड़ाई रहे मत हैं। करिए, ठीक है। उन्होंने गाली दी समाज को। दिल्ली खंबा नोचे आ गए, कितने करोड़ नहीं, मैं रुपया कहता दिया। हूं समाज के लोग- माइनॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, आप क्या चाहते हो? के लिए कितना देना चाहते नहीं, हैं? ठीक है, लोग पूछेंगे। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए आप कितनी धनराशि चाहते हैं? तो 20,000 आप ये बताइए, 20,000 की क्योंकि अगर बहन मायावती धन्यवाद जी सर, के बहुत अगर शुक्रिया। जाना हो तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। 20,000 आज सबसे होशियारी संजय सिंह ने दिखाई, बहुत शुक्रिया, विधानसभा में धन्यवाद। ब्राह्मण समाज खुद ही हेमंत तिवारी से, सोशल मीडिया का जमाना है, खुद ही उनके फेसबुक पे जाके लोग पूछेंगे उनसे, ट्विटर पे पूछेंगे लोग, हेमंत तिवारी को व्हाट्सएप भी करके पूछेंगे। तो पूछेंगे ही कि नहीं पूछेंगे? संजय जी बताइए, पूछना चाहिए। खैर आपने और जबरदस्त मैं घेरा। कहता रहूंगा, हाँ, अरे कहता रहूं। और मैं कहता रहूंगा, हेमंत जी, ये और मैं दुस्साहस कहता है, रहूंगा, ये क्योंकि दुस्साहस सच है, है। ये आप समाज को अपमानित कर रहे हो। ये सच है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे बहुत मैंने अपमानित करने की बात नहीं की साहब। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हेमंत जी। फिर किसी दिन आपके साथ इस विषय पर विस्तृत बात करेंगे। बहनों भाइयों, छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो उन्नाव की एक ज़बरदस्त हैरत अंगेज घटना बताएंगे। एक युवक सो गया, रात में उसको सपना आया कि खाटू श्याम जी ज़मीन के 15 फीट नीचे उनकी एक मूर्ति दफन है, और जब वहाँ पर खुदाई हुई तो नज़ारा हैरान कर देने वाला था। एक छोटे से ब्रेक के बाद।